नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल अल्ताफ एडवाइस पर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं रवीश कुमार दुनिया में भारत के करोड़ों कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने वाली एक जटिल लेकिन महत्वपूर्ण योजना की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो आपको सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले आर्थिक सहारे की हर परत को खोल कर दिखाएगी। हम बात कर रहे हैं कर्मचारी पेंशन योजना 1935, जिसे हम और आप आमतौर पर ईपीएस पेंशन के नाम से जानते हैं। ये वो योजना है जो आपके सुनहरे भविष्य की नींव रखती है, लेकिन इसे लेकर अक्सर हमारे मन में कई सवाल, कई शंकाएं और अधूरी जानकारियां होती हैं। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम ईपीएस 95 के हर पहलू को बारीकी से समझेंगे। हमारा उद्देश्य आपको केवल सतह जानकारी देना नहीं, बल्कि आपको इस योजना का विशेषज्ञ बनाना है। हम विस्तार से जानेंगे कि इस योजना से वास्तव में कितना लाभ मिलता है। क्या यह सच है कि वर्ष 2004 से लेकर 2025 तक सभी पेंशन धारकों को एक समान लाभ मिला, चाहे उनका वेतन कुछ भी रहा हो? हम इस रहस्य से भी पर्दा उठाएंगे कि आपके पेंशन खाते में जमा होने वाले पैसे पर ब्याज क्यों नहीं जुड़ता, जबकि आपके प्रोविडेंट फंड की रकम साल दर साल बढ़ती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञानवर्धक सफर को, और सबसे पहले समझते हैं कि ईपीएस पिन 96 की मूल रूपरेखा क्या है। कर्मचारी पेंशन योजना 1935 जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वर्ष 1995 में शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका एकमात्र और पवित्र उद्देश्य भारत के संगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों श्रमिकों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद एक नियमित मासिक पेंशन प्रदान करना है, ताकि वे अपना बुढ़ापा सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ गुजार सकें। इस पूरी योजना का प्रबंधन और संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ द्वारा किया जाता है। अब सवाल उठता है कि इस पेंशन योजना के लिए पैसा आता कहां से है। यहीं पर अधिकतर लोग भ्रमित हो जाते हैं। दरअसल आपके वेतन से सीधे तौर पर पेंशन के लिए कोई कटौती नहीं होती है। आपके वेतन से जो 12% की कटौती होती है, वह आपके ईपीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि खाते में जाती है। इतनी ही राशि यानी 12% आपका नियोक्ता या आपकी कंपनी भी आपके खाते में जमा करती है। अब खेल यहीं से शुरू होता है। आपके नियोक्ता द्वारा जमा किए गए 12% हिस्से में से 8.33% हिस्सा ईपीएफ खाते से निकालकर आपके पेंशन खाते यानी ईपीएस में डाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है, और यही शर्त पूरी पेंशन गणना का आधार है। ये 8.33% का योगदान आपके वास्तविक वेतन पर नहीं, बल्कि एक निर्धारित सीमा पर काटा जाता है, और यह सीमा है 15,000 प्रति माह। इसका मतलब यह है कि अगर आपका मूल वेतन 20,050 या RS 1 लाख भी है, तो भी पेंशन खाते में आपके नियोक्ता का योगदान 15,000 का 8.33 यानी अधिकतम 100 250 प्रति माह ही माना जाएगा। यही वह अधिकतम राशि है जो हर महीने आपके पेंशन फंड में जा सकती है। यह नियम इस योजना को एक समान आधार प्रदान करता है, लेकिन साथ ही उच्च वेतन वाले कर्मचारियों के लिए कुछ सवाल भी खड़े करता है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो हर कर्मचारी के मन में कौंधता है। मेरे ईपीएस खाते में जमा हो रहे एक हाहार RS 250 प्रति माह पर ब्याज क्यों नहीं मिलता? ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण और वैध प्रश्न है। आप देखते हैं कि आपका ईपीएफ खाता हर साल सरकार द्वारा घोषित ब्याज दर के अनुसार बढ़ता रहता है, लेकिन पेंशन खाते की राशि वैसी की वैसी ही रहती है। इसे समझने के लिए हमें ईपीएफ और ईपीएस के मूल अंतर को समझना होगा। आपका ईपीएफ या प्रोविडेंट फंड खाता एक बचत खाते की तरह है। यह आपका व्यक्तिगत पैसा है, जिसे आप और आपका नियोक्ता मिलकर जमा करते हैं, और सरकार उस पर आपको ब्याज देती है। यह एक निश्चित अंशदान योजना है, जहां आपका पैसा बढ़ता है और सेवानिवृत्ति पर आपको एक मूर्त बड़ी राशि के रूप में मिल जाता है। इसके ठीक विपरीत ईपीएस 95 एक पेंशन फंड या एक बीमा पूल की तरह है। यह एक बचत योजना नहीं, बल्कि एक परिभाषित लाभ योजना है। यहां आपका पैसा व्यक्तिगत रूप से जमा नहीं होता, बल्कि देश के करोड़ों कर्मचारियों से जमा हुई राशि एक बहुत बड़े केंद्रीय पूल में इकट्ठी होती है। इस योजना का मकसद आपको ब्याज कमाकर देना नहीं है, बल्कि इस विशाल फंड का उपयोग करके आपको और आपके जैसे करोड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जीवन भर एक निश्चित मासिक पेंशन की गारंटी देना है। आप इसे एक बीमा प्रीमियम की तरह समझ सकते हैं।
आप प्रीमियम पर ब्याज नहीं कमाते, बल्कि आप उस प्रीमियम के बदले में एक सुरक्षा कवर खरीदते हैं। ठीक उसी तरह ईपीएस में आपका योगदान आपके लिए आजीवन पेंशन का अधिकार खरीदता है। इसलिए यह स्पष्ट रूप से समझ लें कि ईपीएस पिना में जमा होने वाली राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज प्राप्त नहीं होता है। ब्याज केवल आपके ईपीएफ यानी प्रोविडेंट फंड खाते की राशि पर ही मिलता है। चलिए अब हम पेंशन की गणना के उस जादुई फार्मूले को समझते हैं जो यह तय करता है कि 60 साल की उम्र के बाद आपके बैंक खाते में हर महीने कितनी रकम आएगी। ईपीएफओ द्वारा निर्धारित पेंशन गणना का फार्मूला बहुत सरल और सीधा है। पेंशन योग्य वेतन, सेवा के वर्ष 70। आइए इस फार्मूले के हर एक हिस्से को चीर कर देखते हैं। सबसे पहले पेंशन योग्य वेतन। यहां अक्सर लोग यह गलती कर बैठते हैं कि वे इसे अपनी सेवानिवृत्ति के समय का अंतिम वेतन मान लेते हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेंशन योग्य वेतन का अर्थ है सेवानिवृत्ति से ठीक पहले के अंतिम 60 महीनों यानी अंतिम 5 वर्षों के दौरान प्राप्त आपके मासिक मूल वेतन का औसत। उदाहरण के लिए, यदि आपके अंतिम 5 वर्षों का औसत वेतन 14,500 बनता है, तो गणना के लिए इसी राशि का उपयोग किया जाएगा, भले ही आपका अंतिम वेतन 8,000 क्यों ना हो। और जैसा कि हमने पहले बताया, यह गणना भी अधिकतम 15,000 की सीमा के अधीन है। दूसरा हिस्सा है सेवा के वर्ष। यह उन कुल वर्षों की संख्या है जितने समय तक आपने ईपीएस योजना में योगदान दिया है। इसमें वर्षों की गणना का भी एक नियम है। यदि आपकी सेवा अवधि 6 महीने से अधिक है तो उसे पूरा 1 साल मान लिया जाता है, और यदि 6 महीने से कम है तो उसकी गणना नहीं की जाती। उदाहरण के लिए, यदि आपने 24 साल और 7 महीने काम किया है तो आपकी सेवा 25 साल मानी जाएगी। और तीसरा हिस्सा है भाजक सत्ताएं। यह एक एक्चुअरियल कांस्टेंट है जिसे योजना को वित्तीय रूप से टिकाऊ बनाए रखने के लिए निर्धारित किया गया है। आइए अब एक व्यावहारिक उदाहरण से इस गणना को समझते हैं। मान लीजिए आपका पेंशन योग्य वेतन अंतिम 5 वर्षों का औसत 8,15,000 है और आपने 35 वर्षों तक सेवा की है, तो आपकी पेंशन होगी 1503,517। यह गणना करने पर राशि आती है Rs प्रति माह। यह वह अधिकतम पेंशन है जो इस फार्मूले और मौजूदा वेतन सीमा के तहत किसी भी कर्मचारी को मिल सकती है। दूसरी ओर, सरकार ने एक न्यूनतम पेंशन की सीमा भी तय की है जो कि Rs100 प्रति माह है। इसका अर्थ है कि यदि आपकी गणना के अनुसार पेंशन Rs100 से कम बनती है तो भी आपको न्यूनतम Rs100 मासिक पेंशन अवश्य मिलेगी। यदि कोई कर्मचारी केवल 10 साल की न्यूनतम आवश्यक सेवा ही पूरी करता है तो उसकी पेंशन की गणना भी इसी फार्मूले के अनुसार होगी, जिसमें सेवा वर्ष और वेतन कम होने के कारण पेंशन की राशि भी स्वाभाविक रूप से कम होगी। अब हम उस दिलचस्प सवाल पर आते हैं कि क्या वर्ष 2004 से 2025 की लंबी अवधि के दौरान सभी पेंशन धारकों को समान लाभ मिला? यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि इस दौरान भारत में वेतन में भारी वृद्धि हुई, लेकिन पेंशन की गणना का आधार काफी हद तक स्थिर रहा। इसका जवाब एक हद तक हाँ है, जैसा कि हमने पहले ही स्पष्ट किया। ईपीएस पिन 96 योजना शुरू से ही एक वेतन सीमा लागू करती है। वर्ष 2014 से पहले यह सीमा Rs500 थी और उसके बाद इसे बढ़ाकर Rs15,000 कर दिया गया। इस सीमा के कारण ज्यादातर कर्मचारियों के लिए पेंशन की गणना अधिकतम Rs15,000 के पेंशन योग्य वेतन पर ही आधारित होती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि चाहे आपका वास्तविक मूल वेतन 2,000 हो या 50,000, ईपीएस की गणना के लिए आपका वेतन Rs15,000 ही मान्य होता है। इस व्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि जिन 2 कर्मचारियों ने समान वर्षों तक सेवा की है और जो दोनों ही इस वेतन सीमा के अंतर्गत आते थे, उन्हें लगभग समान पेंशन मिली, भले ही उनके वास्तविक वेतन में अमीन आसमान का अंतर रहा हो। इसलिए यह कहना कि एक हद तक समान लाभ मिला तकनीकी रूप से सही है। इसने एक तरह की समानता तो पैदा की, लेकिन उच्च वेतन भोगी वर्ग में हमेशा यह भावना रही कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ, क्योंकि उनके उच्च वेतन का लाभ उन्हें उनकी पेंशन में नहीं मिला। अब हम इस चर्चा के सबसे ताजा और रोमांचक हिस्से की ओर बढ़ते हैं। हाल के सुधार और नई प्रक्रियाएं। प्रौद्योगिकी के इस युग में जब हर चीज ही डिजिटल हो रही है, तो ईपीएफओ भला पीछे कैसे रह सकता है? पेंशन धारकों, विशेषकर बुजुर्गों की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक थी पेंशन प्राप्त करने की जटिल प्रक्रिया।
पहले एक पेंशन भोगी का पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ एक विशेष बैंक शाखा से जुआ होता था। यदि वह व्यक्ति किसी दूसरे शहर में स्थानांतरित होता था तो उसे अपनी पेंशन पाने के लिए पीपीओ को उस नई शाखा में स्थानांतरित करने की एक लंबी और थकाऊ प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, जिसमें महीनों लग जाते थे और कई बार पेंशन रुक भी जाती थी। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए ईपीएफओ ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। 1 जनवरी 2025 से ईपीएफओ ने एक केंद्रीयकृत पेंशन वितरण प्रणाली सीपीएस को पूरी तरह से लागू कर दिया है। इस नई प्रणाली के तहत अब पेंशन का भुगतान किसी एक बैंक शाखा से नहीं बल्कि एक केंद्रीय प्रणाली से सीधे पेंशन भोगी के खाते में किया जाता है। इसका आपके लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब आपको अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए किसी भी बैंक शाखा में अपना पीपीओ स्थानांतरित कराने की कोई बाध्यता नहीं है। आप भारत के किसी भी कोने में अपनी सुविधा अनुसार किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा सुधार है जिसने देश के 78,07.8 मिलियन से अधिक पेंशन धारकों के जीवन को अकल्पनीय रूप से सरल बना दिया है। यह कदम न केवल पेंशन भारत महिषास में बना गया है, देश के दसमान प्रक्रिया में सहजता और पारदर्शिता लाता है, बल्कि यह ईपीएफओ के तकनीकी आधुनिकीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर भी है। आइए अब तक की हमारी पूरी चर्चा को कुछ मुख्य बिंदुओं में सारांशित करते हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। पहला, ईपीएस 95 के योगदान पर कोई ब्याज नहीं मिलता है क्योंकि यह एक पेंशन पूल योजना है, बचत योजना नहीं। दूसरा, पेंशन की गणना का फार्मूला है औसत वेतन गुना सेवा वर्ष और उस राशि को 70 से भाग दिया जाता है। तीसरा, गणना के लिए वेतन की सीमा 15,000 रुपये प्रतिमाह लागू होती है। चौथा, इस योजना के तहत अधिकतम पेंशन 95 वार 500 प्रतिमाह और न्यूनतम पेंशन 8,000 प्रतिमाह निर्धारित है। पांचवा, वेतन सीमा के कारण अधिकतर पेंशन धारकों को उनके सेवा वर्षों के आधार पर लगभग समान पेंशन मिली। और छठा और सबसे नवीनतम सुधार यह है कि 1 जनवरी 2025 से केंद्रीयकृत प्रणाली के माध्यम से पेंशन कभी भी और किसी भी बैंक शाखा से प्राप्त करना संभव हो गया है। हम आशा करते हैं कि इस विस्तृत विश्लेषण ने ईपीएस 95 के बारे में आपके सभी संदेहों को दूर कर दिया होगा। यदि आप इस योजना के बारे में और भी गहराई से जानना चाहते हैं, जैसे कि लाभार्थी की मृत्यु के बाद परिवार को मिलने वाले लाभ, पात्रता की शर्तें या आवेदन की प्रक्रिया, तो कृपया हमें कमेंट्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में हम एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं। इस वीडियो में प्रदान की गई सभी जानकारी मीडिया आधारित रिपोर्टों और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंखों पर आधारित है। सरकार की ओर से हाल फिलहाल में पेंशन की राशि या नियमों में किसी बड़े बदलाव की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। किसी भी योजना की नवीनतम और 100% सटीक जानकारी के लिए हम आपसे पूर्व आग्रह करते हैं कि आप हमेशा सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट यानी epf.gov.in पर जाकर ही जानकारी को सत्यापित करें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जागरूक रहें, सूचित रहें और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।